अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मोहम्मद ज़हीर इकबाल। ये न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक में पहले आज हम इसका जनरल और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम प्रोटीन्स जो हैं उनको ख़त्म कर चुके हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और इसके साथ साथ इसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। हम पहले न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं उनका कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड्स अगर हम देखें न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब सबसे पहले फेडरिक मिशर 1869 में इसने पस सेल जो होता है, पस सेल्स, ये जो सेल डैमेज हो जाते हैं, ये इंजरी लगती है, इंजरी होने की वजह से जो हमारे सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, जिनको हम पस सेल्स कहते हैं, वाइट कलर की जो पस होती है, उसके न्यूक्लियस से इसको स्टडी किया। और सेकेंड ईयर में आप जाके पढ़ेंगे कि इसने उसको जो फिश है उसके स्पर्म से भी इसने इसको स्टडी किया। अब शुरू में इसको न्यूक्लिन का नाम दिया गया, जो फर्स्ट नेम था न्यूक्लिन। लेकिन बाद में क्योंकि इसकी नेचर जो है वो एसिडिक थी, लिहाजा इस वजह से इसका नाम न्यूक्लिन से न्यूक्लिक एसिड कर दिया गया। तो फर्स्ट आइसोलेशन जो थी न्यूक्लियाई होने की वजह से, यानी कि न्यूक्लियस से होने की वजह से ये न्यूक्लिन कहलाया। और फिर नेचर जो कि एसिडिक नेचर है उसकी वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया गया। हमें पता है न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो दो तरह के हैं। एक डीएनए है, यू आर वेरी फेमिलियर विद दैट, और डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि दूसरी टाइप है आरएनए विच इज नोन एज राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाती है। तो ये इसकी दो मेन टाइप्स हैं, यानी कि दो टाइप्स हैं, डीएनए जो कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए विच इज राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। अगर हम इनकी अक्रस देखें कि डीएनए जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए मेनली न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियन के अंदर। न्यूक्लियस से ही न्यूक्लाई का लफ्ज, न्यूक्लियन का लफ्ज हमने लिया था। तो न्यूक्लियस में एक और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, उसके अंदर ये मेनली पाया जाता है। फिर जो सेल ऑर्गेनेलिस न्यूक्लियस के अलावा हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। न्यूक्लियस में एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। ऐसे ही अगर हम प्रोटोजोन्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वहां भी सेल के अंदर होगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम जो होता है, क्योंकि वो सबमर्ज होता है साइटोप्लाज्म में, तो इसलिए वहां पे न्यूक्लियोइड रीजन कहा जाता है क्रोमोसोम्स जो हैं, और डीएनए वहां पे पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में ये तीन मेन ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसके कंपैरिजन में आरएनए अगर हम सेल में देखते हैं, तो आरएनए तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द सेल्स में स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन मेजर क्वांटिटी कहाँ होती है? मेजर क्वांटिटी होती है राइबोसोम्स के अंदर, जो सेल राइबोसोम, क्योंकि राइबो न्यूक्लिक पार्टिकल्स हैं वो राइबोसोम्स, तो उस वजह से राइबोसोम में प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें मेजर तादाद जो है राइबोसोम में वो राइबोसोमल आरएनए की होती है।
फिर साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की, और उसके लिए आपको पता है मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए रिक्वायर्ड होता है, और उसके साथ साथ ट्रांसफर आरएनए, तो ये साइटोसोल में भी प्रेजेंट होता है। कुछ अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ अमाउंट जो है वो इसकी स्मॉल अमाउंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में, क्योंकि उस जगह पे आरएनए बनता है तो वहां भी थोड़ी अमाउंट होती है, तो इसलिए कहा जाता है कि स्मॉलर अमाउंट ऑफ आरएनए इज प्रेजेंट अदर पार्ट्स ऑफ द सेल्स, जो सेल के दूसरे हिस्से होते हैं वहां पे ये पाया जाता है। ये तो होगी अक्रंस की बात। अब हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, लिहाजा जब डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड्स, तो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड जो हैं दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो बिल्डिंग यूनिट्स हैं, उनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं, एक को हमने कहा डीएनए, तो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनको हम कहेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए जो है उसकी एब्रीविएशन आपने देखा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो उसी के जो यूनिट्स होंगे, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे वो मिलके बनता है, जिसको हम पॉलीमर्स कहते हैं, वो हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरह से जो आरएनए है, आरएनए हमने कहा दे आर पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि आरएनए को क्या कहा था हमने, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। तो इस वजह से इसके जो पॉलीमर्स हैं या सब यूनिट्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। तो ये दो टाइप्स हैं, और दो टाइप्स के ही फिर पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जिनको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स और राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब अगला सवाल हमारा, व्हाट इज ए न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा सब यूनिट है जो कि 3 सब यूनिट से मिलके बनता है। उसमें सबसे पहला सब यूनिट कौन सा है? पेंटोज शुगर। द फर्स्ट वन इज पेंटोज शुगर। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि पेंटोज शुगर वो शुगर है जो कि राइबोज है। पेंटोज शुगर इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 जो है वो कार्बन प्रेजेंट होते हैं। दैट इज वाई दैट इज नोन एज पेंटोज शुगर। और वो कौन सी है? राइबोज। तो ये जो नाम की एब्रीवेशन है ये बेसिकली राइबोज से ही इसका डिफरेंस है। डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोस जो हैं इसमें अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे एक, यहाँ पे H जो है ये OH था बेसिकली, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन कम हुआ, लिहाजा इस वजह से इस ऑक्सीजन के कम होने की वजह से इसको डीऑक्सीराइबो कहा, और इसको ऑक्सीजन कम होने की वजह से डीऑक्सीराइबोस कहा, और इसी वजह से ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाया। जबकि दूसरी तरफ राइबोस है। राइबोस सिंपल 5 कॉर्नर शुगर है जो कि रिंग फॉर्म में, ये देखें ये OH है और इधर आए तो ये H है। दिस इज द डिफरेंस जिसकी वजह से हम राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और इस वाले को हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और आरएनए और डीएनए का जो मेन आपको नाम में डिफरेंस नजर आ रहा है वो भी यही है। तो ये तो हो गया पहला कंपोनेंट विच इज ए पेंटोज शुगर एंड नोन एज राइबोस। द सेकंड वन इज नाइट्रोजनियस बेसिस, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। ये जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं या नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं ये दो तरह की होती हैं बेटा। एक को हम कहते हैं पैरामाइडीन, पैरामाइडीन बेसिस, और दूसरी प्यूरीन्स। प्यूरीन्स जो होती हैं इसमें और पैरामाइडीन्स में समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस का, तो बहुत सिंपल सा याद रखने का है। जो पैरामाइडीन्स हैं इसमें आप देखें दिस इज ए सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। और प्यूरीन जो है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये देखें इसमें एक हेक्सागोनल रिंग है और दूसरा पेंटागोनल रिंग। इसमें कौन सा है? इसमें सिर्फ और सिर्फ हेक्सागोनल रिंग है।
अब इस बेस के ऊपर ये जो दो टाइप्स हैं, इनके अंदर 5 बेसिस हैं, जिनमें 3 बेसिस जो हैं वो पैरामेडीन्स की हैं और 2 प्यूरीन्स की हैं। पैरामेडीन्स में साइटोसिन which is abbreviated as C, सेकंड वन थायामीन जो कि सिर्फ डीएनए में पाई जाती है और इसको एब्रीवेट करके हम टी से लिखते हैं शॉर्ट नेम, जबकि यूरासिल जो कि यू एब्रीवेशन में है और दैट इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए। तो दूसरा डिफरेंस डीएनए और आरएनए में, पहला डीऑक्सीराइबोस की वजह से और दूसरा प्योर पैरामेडीन बेसिस की वजह से कि थायामीन डीएनए में होगी जबकि आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है। जबकि प्यूरीन बेसिस जो कि डबल रिंग बेसिस हैं, ये दोनों, इसकी 2 टाइप्स हैं और दोनों जो हैं वो डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होती हैं। एडनीन जो कि 2 कॉर्नर, जिसमें आप देखें 2 डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं और इसको हम ए से लिखते हैं एब्रीवेशन। गवानीन दैट इज एब्रीवेटेड एज जी, इसमें भी आप देखें 2 रिंग जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस जो है या नाइट्रोजीनियस बेसिस जो कि सेकंड कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, तो इसमें टोटल 2 टाइप्स हैं, पैरामेडीन बेसिस और प्यूरीन बेसिस। द थर्ड इज द फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड क्या है? H3PO4, ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है H3PO4, 4 इसमें ऑक्सीजन है। तो जब ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं तो इनके लिंक होने से जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी? दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। अब जरा हम देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ अटैच होंगे। तो पहले की तरफ आते हैं, फर्स्ट में जो पेंटोज शुगर है इसका कार्बन नंबर 1, चाहे वो राइबोज है या डीऑक्सीराइबोस, ये जो कार्बन नंबर 1 है दैट ऑलवेज अटैच विद द नाइट्रोजनियस बेस। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और कॉन्सेप्ट आपका न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का यहीं से कंसिडर होगा, यहीं से आप इसको क्लियर करेंगे कि कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर, चाहे वो राइबोज है या डीऑक्सीराइबोस, दैट ऑलवेज अटैच विद द नाइट्रोजीनियस बेस, चाहे वो प्यूरीन है या पैरामेडीन है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये उसके एच के साथ मिल के वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। इसी तरह से द कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर, इधर भी और इधर भी दोनों साइड के ऊपर जो नंबर 5 होगा दैट ऑलवेज अटैच विद द फॉस्फेट ग्रुप। किसके साथ अटैच होगा? फॉस्फेट के ग्रुप, और इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो बन जाएगा। और जब पोली न्यूक्लियोटाइड चेन बननी है तो फिर ये 5 to 3, यानी कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपस में लिंक होंगे, यानी कि एक तरफ का एक न्यूक्लियोटाइड का 5 नंबर पेंटोज का जिसके ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है, वो दूसरी तरफ जो कार्बन पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 3 है उसके साथ अटैच होगा। ये आगे जाके भी आपको मैं दोबारा समझाता हूँ, पहले हम दूसरी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लें। यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं जिनसे वो मिलके बनता है। पहला पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनियस बेस और तीसरा फास्फोरिक एसिड। ये 3 आपस में लिंक होते हैं तो इनके लिंक होने से एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनता है। अब पेंटोज नाइट्रोजनियस बेस के साथ जब मिलता है तो दैट विल गिव ए स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियोसाइड, यानी कि पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 जब नाइट्रोजन बेस जो है या नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस या नाइट्रोजन बेस के साथ मिलेगा तो मिल के जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगी वो होगी न्यूक्लियोसाइड। और फिर न्यूक्लियोसाइड
जब फास्फोरिक एसिड के साथ मिलेगा तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड। तो दोबारा से कि पेंटोज शुगर कंबाइन विद नाइट्रोजनियस बेसिस गिव राइज द स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड यानी कि न्यूक्लियोसाइड का कार्बन नंबर 5 पेंटोज शुगर के साथ, पेंटोज शुगर के साथ जब वो मिलेगा नाइट्रोजन और पेंटोज शुगर तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में जो पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 5 है वो फास्फोरिक एसिड के साथ ईस्टर लिंकेज बनाएगा, तो उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। या वेरी सिंपल, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। अब आपकी बुक में दो स्ट्रक्चर फॉर्मूले दिए हुए हैं, एक रिप्रेजेंटेशन है समझाने के लिए और दूसरा एक एक्चुअल एटीपी का फार्मूला है। दोनों को हम जरा डिस्कस करते हैं। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि दैट इज कॉल्ड करेंसी, एनर्जी करेंसी है। और आप सब जानते हैं कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी यूज होती है वो एटीपी की सूरत में होती है। लिहाजा पेंटोज शुगर कंबाइन विद एडनीन, नाइट्रोजन बेस कौन सी है, एडनीन, और ये पेंटोज शुगर के किस जगह पे आगे लगेगी, कार्बन नंबर 1 के साथ। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर विल कंबाइन विद फॉस्फेट, तो उसके रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो होगी न्यूक्लियोटाइड। अब इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा, एडिनोसिन, क्योंकि अब जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसका हमेशा नाम आता है, न्यूक्लियोसाइड हमेशा नाम होता है। जैसे कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट लगा है ना तो मोनोफॉस्फेट। अब जब दो लगेंगे तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा, तीन लगेंगे तो ये बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम एटीपी कहते हैं। और ये जो फॉस्फेट के दरमियान में बॉन्ड हैं ये एनर्जी रिच बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड टूटता है, ब्रेक होता है, तो हाई यील्ड एनर्जी बॉन्ड है। तो इससे 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इसमें से रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर बाय द सेल टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। अब हम जरा स्ट्रक्चर वाइज इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास एक राइबोज शुगर है, क्योंकि एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप है, सॉरी राइबोसोम, जो राइबोस है वो इसके साथ अटैच है। अब इसके साथ लगना है आके एडेनिन ने। एडेनिन कहाँ अटैच हुई है जी, कार्बन नंबर 1 के साथ। अब ये जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बन गई दिस इज कॉल्ड एडिनोसिन। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एडिनोसिन। एक फॉस्फेट लग गया तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये कहाँ पे आगे लगा, कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर। लाजा स्ट्रक्चर क्या आगे लाई, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरा आगे ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दूसरा लगा तो ये बन गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तीसरा लगेगा तो ये बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज एनर्जी रिच कंपाउंड एंड दैट इज करेंसी ऑफ द सेल। ये जो बॉन्ड है पहले भी मैंने आपको बताया, ये एनर्जी रिच बॉन्ड है। क्या है ये, एनर्जी रिच बॉन्ड है, और इससे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हासिल होती है। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। नंबर 2, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और उस पर कमेंट्स करें। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर करें आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बुरे टाइम में, इस कोरोना के टाइम में जब हर बंदा जो है वो घर में बंद हो चुका है और बच्चों के पास फैसिलिटी नहीं है कि वो पढ़ सकें एकेडमीज में जाके, तो फिर उन लोगों को भी हक पहुंचता है जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके जानने वाले हैं, कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।